जी नाज़िम ब्रेखां पोइ ॿीहर तव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार। हींअर लाहौर मंझां सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार आहिनि आमिर खाकवानी साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद आहिनि। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। खाकवानी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, हम इस पर बात कर रहे हैं कि वक्त कितना तेज़ी से तब्दील हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि आज लाहौर की एहतसाब अदालत का ये फैसला आता है कि प्लाट अलाटमेंट जो रेफरेंस था उससे नवाज शरीफ साहब को बरी करार दिया जाता है, मुंजमद असासे बहाल करने का हुक्म आता है और अदालत ये कहती है कि ये पॉलिटिकल इंतकाम लिया गया था, पॉलिटिकल बुनियादों पर नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी इस केस में। और आज ही हम ये भी ख़बर हमें सुनने को मिलती है कि 3 मुख्तलिफ शहरों में इमरान खान साहब पर 6 मुख्तलिफ मुकदमात दाखिल किए गए हैं 9 मई वाक़यात के हवाले से। तो एक वज़ीर आज़म पर केस बन रहे हैं और दूसरे वज़ीर आज़म को अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल रहा है। सर जी बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, और यही छतमदरीकी है और यही पाकिस्तानी सियासत की कमजोरी है कि यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते, चीजें इसी तरह चलती रहती हैं। बल्कि मैंने तो खबरें इतलात तो ये है कि 40 मुकदमे कायम करने का कहा गया है पुलिस को, और कर देंगे। अभी हर रोज 2-4 मुकदमे मुख्तलिफ शहरों में हो जाएंगे, और मकसद ये है कि इमरान खान साहब हर शहर में जाए और अपनी जमानतें कराते फिरें। ये तो मजाक बना हुआ ना, वैसे अब कोई ऐसा अच्छा बेहतर तरीका तो नहीं है। ये सब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, रूल के मुताबिक होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या जो भी हो, तो एक रूल मतलब नजर आना चाहिए इंसाफ हो रहा है और कवानीन पे अमल हो रहा है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब के लिए अभी आसानियां और भी आनी है, आप जानते ही हैं। उनकी दूसरे केसेस में भी होंगी और बहुत जल्द तो वो पाकिस्तान में होंगे, और अब तो बिल्कुल करीब आ गया वक्त, सितंबर में शायद आ जाएंगे वो। सितंबर से पहले भी इवन कहा जाना जा रहा है अब तो नवाज शरीफ साहब भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे और मुल्क की शायद 4थी बार वज़ीर आज़म हो। तो बस यही है, यही दुनिया है। मतलब वही फिर वो जो एक तासुर या एक बात होती है आमतौर पर कि आपको इंसाफ तभी मिलेगा जब आप पावर में होंगे, जब आप ताकतवर होंगे तो इंसाफ मिलेगा। अपोजिशन में हैं या आपसे कुछ ताकत और हल्के अगर खुश नहीं है तो फिर केस भी बनेंगे, जलावतनी भी होगी, जेल भी होगी। अगर वो खुश हैं तो फिर इंसाफ भी मिलेगा। मतलब वो तासुर तो फिर उसको तो फोकियत मिलती है, वो तो एक और ज़्यादा मजबूत होता है। फिर यही देखे ना, यही मैं कह रहा हूँ, यही हमारे सिस्टम की कमजोरी है ना, हमारे कानूनी निज़ाम की, अदालती निज़ाम की कमजोरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। होना तो ये चाहिए कि मेरिट पे चीजों को, और आज नहीं है, पुराना है। मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ, उनके खिलाफ इसाक खान बरकत साहब के बहुत से रेफरेंस थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी 93 में, तो अगले कुछ ही अरसे में सारे रेफरेंस खारिज हो गए थे, सब क्लियर हो गए थे। तो वो भी, और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब पे 90s में भी ये चलता रहा और 2023 में भी हो रहा है। अलमिया ये है कि 30 सालों में हमारे सिस्टम ने कुछ चीजों को बेहतर नहीं किया। और पहले अगर नवाज शरीफ साहब पे पोलिटिकल मोटिव से सजाएं दी गई तो वो ज्यादती है। वो यानी जो जज साहबान है, जो फादिल जज साहबान, वो ज़ाहिर उसके फिर इखलास से वो उसके मुजरिम है। और आज अगर गलत सहमत तो अब क्या कहा जाए, इसमें अदालतों का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह होना नहीं चाहिए। ये चीजें ठीक नहीं है। ना सिर्फ जी बिल्कुल, ना सिर्फ अदालतों की तरफ से हम देखते हैं, बल्कि पनामा केस का अब आपने देखा होगा, हामिद खान साहब का बड़ा चर्चा चल रहा है। जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, वो उस केस में वकील थे खान साहब के। अब वो भी कह रहे हैं कि डॉन लीक्स से ही ये तय हो गया था कि नवाज शरीफ का अंजाम क्या होना है, और पनामा केस का फैसला पहले से तो तय हो गया था। एक तो अदालतों की तरफ से रिलीफ हो रहा है, दूसरा उस दौर के जो वकील थे खान साहब के, अब वही बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। वैसे मतलब अब तो हर कोई मान रहा है कि वो एक कमजोर फैसला था। मेरा ख्याल है, मेरी जाती राय, मैं तो कानून का एक तालिब इल्म हूँ, लॉ मैंने वैसे किया हुआ ज़ाहिर, लेकिन मैं कोई बड़े वकीलों का घर बिल्कुल ही ज़ाहिर बात को मरद नहीं कर सकते। लेकिन हमारी एक तालिब इल्माना और साफियाना मेरी अपनी राय ये थी कि उस वक्त जस्टिस आसिफ खोसा साहब के ये जो 2 जजों ने उस वक्त करार दिया, तो वो फैसला ज़्यादा बेहतर था कि उन्होंने कतरी खत पे और उस कंडक्ट में प्राइम मिनिस्टर ने मुख्तलिफ चीजों को बना के उन्होंने फैसला दिया था, और वो ताहयात नहली वाला नहीं था। तो ये जो बाद में GIT बनी और चीजें बनी, उससे कुछ निकला नहीं, बरामद नहीं हो सका, और वो भी अकामा पे बना के किया गया था, वो कमजोर हो गया था मामला। तो बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए सियासी मामलात पे ऐसी। लेकिन अब क्या करें जी, यही हमारी हिस्ट्री है, यही हमारी चीजें हैं। अब आपको याद होगा उस वक्त राजुल हक साहब
जमात इस्लामी के भी जमात इस्लामी पिटिशनर थी और सराज साहब का और जमात इस्लामी का ये एक पॉइंट था कि सिर्फ इनके खिलाफ ना हो, बाकी जो 434 थे या कितने लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और किसी ने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। तहरीक इंसाफ ने भी नहीं की, किसी ने भी की। जो तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है उन्होंने भी नहीं की। जो पनामा के स्कैंडल में जो और 400 से ज्यादा लोग थे पाकिस्तानी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को कार्रवाई सूट करती थी इन सबको, तो उनके जो सियासी मुखालफिन को तब वो कर ली गई। तो ये बड़ी ही ज्यादती और बड़ी गलत है, और आज भी रुक नहीं रहा। जिस तरह ना चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जिस तरह के मुकदमे हो रहे हैं और जिस तरह के रेफरेंस बनाए गए हैं, अभी ये खबरें चल रही हैं कि हमारे एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून जो हैं उनको वो मातम आप गवाह बनाने की कोशिश हो रही है। नैब में जो अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुई है वो तो ये बिल्कुल एक पर्सन स्पेसिफिक कानून है। अच्छा, पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाना बहुत ही बुरा समझा जाता है पूरी दुनिया भर में, और वो हमेशा बदनीयती की बुनियाद पर समझा जाता है। और हमारी एक नहीं कही हुई है। अभी जो 5 साल की नायली अल्लाह को तायात नैली को 5 साल करके नवाज शरीफ साहब को जो क्लीन चिट दिया गया असेंबली से जो बिल पास, वो भी एक पर्सन स्पेसिफिक है। हर एक को पता है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीव देने के लिए कर रहे हैं। उससे पहले आते ही इन्होंने नैब में कवानीन में अमेंडमेंट की थी, नवाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस ताकि निकल सके। और अभी ये जो तरमीम की गई जिसमें चेयरमैन नैब का इख्तियार दिया गया कि वो किसी को भी गिरफ्तार करा सकते हैं, और 14 दिन की बजाय 30 दिन तक, और फिर अदालत की मर्जी से 90 दिन तक। और उसमें एक अजीब गरीब है कि वो किसी भी मुलजम को चाहे तो बाद माफ बना दें, और अगर उसने कोई ऐसा तोहफा या ऐसी चीज दी हो जिसकी बुनियाद पर सारा वो करप्शन हुआ तो वो भी माफ हो जाएगा। तो वो हर एक को नजर आ रहा है कि अब्दुल कादिर ट्रस्ट में की तरफ है, और वो जो हमारे बड़े प्रॉपर्टी टाइकून है उनको शायद कोई इस तरह की बार्गेन करके इस तरह करके वादा माफ गवाह बनाने की कोशिशें हो रही हैं। तो ये भी एक मजाक है ना कानून का, बिल्कुल, और बोंडा मजाक है। इसका मतलब है आपने तय कर लिया है कि सजा देनी है, और फिर उसके तरीके बाद में ढूंढ रहे हैं और प्रोसीजर बाद में, और उसके लिए अच्छा फिर इसमें एक और अफसोसनाक बात यह है कि पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है और बहुत बुरी तरह इस्तेमाल हो रही है, यानी बहुत ही एक अफसोसनाक अंदाज में इस्तेमाल हो रही है। यानी पार्लियामेंट का नाम है और आप अपनी मर्जी का कोई भी बिल मंजूर करा लेते हैं अपने मकसद की खातिर। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का है, ये जो कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट जिसपे अभी उन्होंने स्टे दिया हुआ है चीफ जस्टिस बंदयाल साहब और 8 रुकनी बेंच ने, वो भी एक नजर आ रहा है ना साहब कि किस लिए है, बिल्कुल, और पता लग रहा है उसका कि भाई उसका फायदा हुकूमत को और पॉलिटिकल मोटिव्स है। तो ये सब चीजें मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए, और मीडिया के लोगों को, हमारी इंटेलिजेंसिया को, हमारे वकला को और सियासी कारकुनों को भी इसको कंडेम करना चाहिए कि एक बुक के बाई बुक खेलें। सियासत में अगर आप सियासत की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो बाई बुक खेलना चाहिए। जो कवायद और ज़ाबित हो, बुक में अमेंडमेंट करके, तरामीम करके और चीजें ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ये अल्टीमेटली नुकसान करती है, सब चीजों का भरम खत्म होता है। अब देखे ना, जब भरम खत्म होता है ये ज्यादा खतरनाक सूरत होती है। अब इस वक्त भरम खत्म हो रहा है कानून का, इंसाफ का। अब आप देखें ना, एक बंदे, यानी ये मैं कहता हूँ ये सिस्टम बदलना चाहिए कि एक वाकया कहीं पे हुआ है और वो दूसरे सूबे में जो भी बंदा, कोई गुमनाम लोग ही हैं ज्यादातर, बिल्कुल गैर मारूफ गुमनाम लोग उठते हैं, जाके जो FIR कटवा देते हैं और FIR हो जाती है, और उस बंदे को बेचारे को मुख्तलिफ सूबों में जाके या अपने वकील खड़े करके इतने वसाइल उस पर खर्च करके जमानतें करानी पड़ती हैं, और हफ्ते 10 दिन की जमानत है। वो भाई जमानत महीने की जमानत दे दीजिए ताकि वो अब उसकी क्या तो क्या हफ्ते बाद फिर जमानत, और एक नहीं 15, 16, 20 केसेस में। तो ये तो मतलब क्या कहें, तमाशा ही बना हुआ है। वही ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम जैसे आप जैसे अदना लोग हैं, हम तो बात करते रहे, जब खान साहब के दौर में ऐसा कुछ होता था, नेब को इस्तेमाल किया जाता था, हम तब भी बात करते रहे। उस जमाने में अगर जस्टिस सेठ वकार जो पेशावर में जज थे और उन्होंने फैसले दिए थे फौजी जो ट्रायल हो रहा था लोगों का, तो उस फैसले को रद्द करवाने के लिए खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर हो गए थे, तब भी हमने बात की थी, तब नेब का मिसयूज हो रहा था, हम बात कर रहे थे। आज भी हम बात करें कि ये जो काला कानून कहते थे PDM की पार्टियां, रात को हम देखते हैं कि ऑर्डिनेंस आ जाता है इस दौर में नया, और फिर वही सबको पता है कि किसके लिए आया है। और मलिक रियाज साहब, आप जैसे बोल रहे हैं प्रॉपर्टी टाइकून, मलिक रियाज का ही नाम चल रहा है बिल्कुल। और आपको याद होगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के बेटे का जो अरसलान मेरे ख्याल में नाम था, उसका केस हुआ था, तो बिल्कुल, तो मलिक रियाज साहब ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि किस तरह उन्होंने फैसिलिटेट किया। तो ये तो करते रहे, अभी भी कभी इम्कान है कि खान साहब के हवाले से भी वादा माफ गवाह या कुछ बनेंगे, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना चाहिए ना
کہ یہ پہلے جب نیب کا غلط تھا، ان کے قوانین غلط تھے، تو اب کیسے ٹھیک ہو گئے؟ مطلب یہ سوچ نہیں کہ کل کو یہی ان کے خلاف استعمال ہوگا پھر. یہی، اور میں نے دیکھا تھا پروگرام میں حامد میر صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ، انہوں نے کالم لکھا کہ یہ لوگ، انہوں نے عمران خان کی مثالیں دی کہ عمران خان نے بھی جسٹیفائی عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا، اور انہوں نے حامد میر کہتے ہیں میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں، اور یہ جناب باجوہ چاہ رہے ہیں اور چیزیں بھی اس طرح. تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے گڑھے کھودے جو آج ان کے سامنے خود اس میں گر رہے ہیں. اور آج کی جو پی ڈی ایم ہے یہ بھی زیادہ بڑے گڑھے کھود رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی نشانہ بنے، کیونکہ یہ تو پوری ہمارے ملک کی میجر سیاسی پارٹیز ہیں، پرانے لوگ ہیں، جہاندیدہ لوگ ہیں، اور ظاہر تجربہ کار لوگ ہیں. ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ اپنے عوام کی خاطر چیزوں کے ساتھ دیکھیں، ان کو پورا فوکس توجہ لگانی چاہیے ڈیلیور کرنے پہ. اور یہ مانگ رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ. لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ تو مل جائے گا نا. اس کو چاہیے کہ پی ٹی آئی کو بھی الیکشن میں حصہ لینے دیں اور وہ حصہ لے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں. دیکھیں ہمیں، آپ کو، ہر جمہوریت پسند آدمی کو، ہر پولیٹیکل آدمی کو کانسٹیٹیوشن پہ یقین رکھیں. ہر آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ فیصلہ عوام کا ہے. بالکل عوام کا ہے نا، جو پاکستانی عوام ہے. کانسٹیٹیوشن ان کو حق دیتا ہے. آئین جو ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، وہ واحد ڈاکومنٹ ہے نا جس نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے. یہ وہی معاہدہ عمرانی ہے نا جس نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے. آئین پاکستان نے نا، وہ عوام کو حق دیتا ہے کہ ووٹ دیں. وہ ریجیکٹ کر دیں پی ٹی آئی کو، بری طرح ریجیکٹ کر دیں، ایک سیٹ بھی نہ ملے پی ٹی آئی کو، تو ٹھیک ہے، عوام کو حق حاصل ہے. عوام اور لیول پلینگ فیلڈ اب بن گئی ہے. میں تو اس کو پہلے ہی حق میں تھا کہ نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے اپنے، وہ ان کو چلو مطلب ایک آگے بڑھنے کے لیے آپ اس میں پولیٹیکل کمپین کریں، سارے لیڈر ملک میں موجود ہوں، کمپین کریں، عوام کے پاس جائیں، اپنا ایجنڈا دیں، اپنا منشور دیں، اپنے اعلانات کریں، اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلتا ہے اسے ایکسیپٹ کریں. یہ ہونا چاہیے نا اصولی طور پہ. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نئی جو پارٹی بنی ہے استحکام پاکستان، پی ٹی آئی حقیقی بھی اس کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے جو ایک رہنما ہیں اون چودھری صاحب، وہ سپریم کورٹ چلے گئے ہیں کہ پی ٹی آئی پر بین کرو. حالانکہ سب ہم بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل بین، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر بین مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اب وہ تو سپریم کورٹ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں کہ بین ہونا چاہیے ان پر. اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس پارٹی کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہے بالکل اون چودھری صاحب. تو بندہ پوچھے کہ بھئی آپ پولیٹیکل آدمی ہو، آپ اپنی سیاست میں شکست دو نا. آپ پی ٹی آئی کو ہرا دیں، الیکشن میں شکست دے دیں، اسے وہ ختم ہو جائے گی. کئی پارٹیاں تھیں ملک، جب ان کا سیاسی وجود کم ہو گیا ہے، شرنک ہو گئی ہیں، بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. ایسا ہی ہے نا. کئی جماعتیں تھیں جب عوام میں رحمت تحریک استقلال کی پارٹی ایک زمانے میں معروف پارٹی ہوا کرتی تھی، آج وہ اثر خان تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کی پارٹی بھی بالکل ختم ہو چکی ہے. یا کئی مذہبی گروپ تھے، کئی جماعتیں تھیں، جے یو پی وغیرہ تھی، اب وہ بہت چھوٹی ہو گئی. مولانا نورانی کی زندگی میں اس کی اہمیت تھی، آج نہیں ہے. حالات نے، وقت نے، چیزیں بدل جاتی ہیں، پارٹیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، پارٹیوں کی پوزیشن بدلتی رہتی ہیں. وہ اس کا فیصلہ عوام کو کر دینا چاہیے. ہمارا صرف مقدمہ یہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے. فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، پری پول ریگنگ بھی نہ ہو، الیکشن ڈے ریگنگ بھی نہ ہو، اور پوسٹ الیکشن ریگنگ بھی نہ ہو. ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور سب کے ایک معاشی مساق کریں. یہ عمران خان صاحب نے غلطی کی تھی اس وقت. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی، زرداری صاحب نے بھی پیشکش کی تھی کہ اسے مان لینی چاہیے تھی. اور شہباز شریف صاحب بھی جب لیڈر کی پوزیشن تھے وہ کہتے رہے کہ چارٹر آف اکانومی کرے، اور یہ اس وقت بھی کر لینا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے بھی بہت غلطیاں کی تھیں. تو ہمیں ماننا چاہیے کہ تباہ کن غلطیاں ہوئی ہیں عمران خان سے، مطلب چیئرمین پی ٹی آئی سے جو یہ کہہ لیں، تو ان سے تباہ کن غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہی غلطیاں آج پی ڈی ایم کے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہتر طریقہ آج بھی یہی ہے، اگر کچھ روکی جا سکیں، کیونکہ سبق مل گیا ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ شامل ہیں ان کو ضرور سزائیں ملے، سخت سزائیں ملے. ہم تو سب پوری قوم اس سے متفق ہے، کنسنسس ہے کہ جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا یا اور کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس یا ادھر اور جگہوں پہ کیا، ان سب کو سزائیں ملے، سخت سزائیں ملے. لیکن اس معاملے کو سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو بے گناہ نہیں پکڑنا چاہیے. دیکھیں نا، جس شہر میں واقعہ ہوا ہی نہیں ہے وہاں پہ بھی لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. مطلب کراچی میں تو نہیں آگ لگائی گی نا، کراچی میں بھی بہت لوگ پکڑے ہوئے ہیں. اور وہ مطلب اگر واقعہ تو لاہور میں ہوا ہے نا، لاہور سے 500 میل دور ساؤتھ پنجاب میں بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ان کا کیا تعلق ہے؟ نہ وہ لاہور آئے، نہ گئے، نہ کچھ، نہ کوئی لینا نہ دینا. ان کو تو ریسٹ نہیں ہونا چاہیے نا اس معاملے میں. تو یہ اس طرح کی چیزیں میرے خیال ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہم سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ریڈ لائنز کو بھی سیاسی جماعتوں کو خیال رکھنا چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میرا خیال ہے ریڈ لائنز کو ہر ایک کو فالو کرنا چاہیے. اور
रेड लाइन जो है वो ये है कि आइन से नाराज ना हो। सही, मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी रेड लाइन है सबसे बड़ी। बिल्कुल है, और उसको तो हमेशा कोने में ही रखा जाता है। कराची में बस थोड़ा ये हुआ था, ज़रूर एहतजाज हुआ था, कुछ जलाओ घेरा, पुलिस चौकी को आग लगा दी, पुलिस मोबाइल को, ये इस तरह के वाक़यात तो हुए थे मुख्तलिफ जगहों पर। अच्छा खाकवानी साहब, अब हम देखते हैं फौजी अदालतों का जो एक बड़ा केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, और पहले तो ये भी बातें हुई कि ईद से पहले मंगल का दिन दिया गया था, शायद कोई फैसला आए। फिर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DG ISPR की, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने इदारे के अंदर क्या कुछ किया है, किसी को माफ़ी नहीं होगी, वो केस थोड़ा धीमा पड़ गया है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि यूट्यूबर से जो मिले हैं मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा है कि कोई इतना बड़ा वो फैसला देने जा रहे हैं, कोई बड़ा फैसला होगा, नाम तो जाहिर सी बात है को नहीं लिया, सबको उड़ा के रख देंगे। आपको क्या लगता है इन अदालतों का फ्यूचर? और फिर खान साहब के हवाले से बड़ा सवाल ये है कि उनका ट्रायल फौजी अदालतों में होगा या एंटी टेररिस्ट कोर्ट में होगा, क्या होगा? मुझे लग रहा है कि मुझे जाती मेरी राय है, और ये खबर नहीं है, एक मेरी गट फीलिंग कह लें या तजिया कह लें, कि इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। इसलिए कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी ना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी दुनिया में कहीं पे भी। जबकि अगर नैब से, मेरा ख्याल है इस प्रोसेस को तेज करेंगे, नैब वाले मामले को शायद डे बाई डे हेयरिंग करके या वादा माफ गवाह करके, अभी ये समय ये जो अब्दुल कादिर ट्रस्ट वाला केस है या इस तरह के किसी केस में, वो वहां पे इनको सजा हो जाएगी मुझे लगता है, और वो सजा होगी तो नहल हो जाएगी खुद ही। जिस तरह नवाज शरीफ साहब भी बेसिकली तो नैब की साहब अदालत की ही सजा की वजह से फंसे हुए हैं ना, उनको जेल भी जाना पड़ा है, और हाई कोर्ट में अपील चल रही है, और हाई कोर्ट में अपील में भी काफी टाइम लग जाता होता है। नैब केसेस में फौरी नहीं मिलता, आपको पता है ना, कौन बीपी वो उस तरह एज ए राइट नहीं बन जाती आपके आगे, ना कोई बेल हो सकती है ना फौरी फैसला हो सकता है। तो मेरा ख्याल है यहाँ से करेंगे तो वो, ताकि उसकी कोई ना उसकी एक वारल एक लेजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी रहेगी, और खासतौर पर जब ऊपर हाई कोर्ट से अपील हो सके तो दुनिया में कोई भी एतराज उस पर नहीं करेगा। मेरा ख्याल है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैसला मिलिट्री कोर्ट्स के वाले सुप्रीम कोर्ट का नहीं आएगा। अब मैं वैसे भी मुझे डाउट है कि चीफ जस्टिस साहब ने सारी बातें की नहीं की, यूट्यूबर्स की और इनकी बातों में बहुत ज्यादा यकीन में नहीं रहता, क्योंकि बहुत सी गलत भी रिपोर्ट हो रही होती है। और लेकिन बहरहाल केसेस चल रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो फैसले तो आते हैं और बड़े फैसले करने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के देखे जो रूल है पूरी दुनिया में लॉ का और अदालतों से मुतल्लिक यही है कि आप इंसाफ करें, चाहे वो कहते हैं ना कि चाहे वो आसमान गिर पड़े, बिल्कुल हेवन विल फॉल, वो एक पूरा इडियम अंग्रेजी का बहुत मशहूर। तो वो मेरा ख्याल ये है कि मिलिट्री कोर्ट के मामले को दरमियाना रास्ता निकाला जाएगा, निकलेगा। कुछ लोगों के केसेस जो चल रहे हैं वो चलेंगे, लेकिन कोई हाई प्रो, और उनकी भी शायद मुमकिन है कोई हाई कोर्ट में अपील का जब ऐसा कोई रास्ता निकल आए, मुमकिन है उस फैसले में। मेरे नहीं लगता कि मिलिट्री कोर्ट से मुकम्मल खत्म करेंगे या कोई बहुत ही इंतजामी फैसला सुप्रीम कोर्ट की। जो इनकी कमेंट्स में पढ़ता रहा हूँ, कार्रवाई पढ़ता रहा हूँ, और जो पॉइंट्स थे, लॉ पॉइंट्स थे, वो जजेस भी लग रहे थे कन्विंस थे कि वो कोई दरमियाना रास्ता ही निकालने की कोशिश कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा, मेरी ऐसी फीलिंग है। तो मुझे लगता है कोई दरमियाना फासला होगा। और ये एक अंडरस्टैंडिंग बीच में उस दिन जनरल ने भी किया कि अभी वो केसेस में उस प्रोसेस को तेज करेंगे। मेरा ख्याल है वो खुद हमारी एस्टेब्लिशमेंट ही थोड़ा सा इसको खुद ही मतलब पसपा हुए बगैर या फसपाई का तासर दिए बगैर थोड़ा सा इसको लो प्रोफाइल में ले जाएगी इस चीज को, और ये भी उस तरह का कोई बहुत इनकलाबी फैसला नहीं करेगी। कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाएगा ताकि अदारों में कंफ्लिक्ट का और टकराव की पोजीशन ना बने। टकराव की पोजीशन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और एक अच्छी बात है क्योंकि हमारी इतनी फ्रेजाइल बहुत सारी चीजों में स्टेटस होता है, इकोनॉमी की और चीजें बहुत सारी ऐसी हैं, तो टकराव हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो होंगी, इमरान खान को अरेस्ट तो कर लिया जाएगा, तो तय की बात है, तो बहुत जल्द कर लिया जाएगा। और आपके भी नैब कवानीन तरमीम के बाद जब नैब को इख्तियार मिल गया तो 1 महीने तक तो आराम से वो कर सकते हैं ना। और इस दौरान के प्रोसेस को तेज करके ये कहीं पर सजा का, अगर एक बार सजा मिल गई उनको हो गई, तो बस फिर बहुत ज़ाहिर खान साहब के लिए टाइम मुश्किल हो जाएगा, उनको जेल भी जाना पड़ेगा फौरी तौर पर, और फौरी रिलीफ नहीं मिलना। कम से कम 6-8 माह साल तो कहीं नहीं किया ना। और इस दौरान इलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और फिर बाद में देखी जाएगी जो चीज जो चलती है। बग़ैर ऐसे नक्शा नजर आ रहा है। अब देखिए इमरान खान साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते। वो एक बात तो तय है, खान साहब अपनी बार बार आपको पता है रोजाना जो तकरीर वो करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें वो PTI के चेयरमैन जो वो ये बात बार बार कर रहे हैं कि भाई मैं जाऊंगा नहीं मुल्क से बाहर, और मैं खड़ा रहूंगा, और मैं ट्रायल के लिए तैयार हूँ, जेल के लिए तैयार हूँ। और अपने निजी महफिल में दोस्तों में कुछ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने किताबें इकट्ठी कर ली हैं, और मुझे पहले टाइम ही मिल रहा था कुछ अरसे से, अब मैं किताबें वहाँ पढ़ूंगा। और मैं पहले मुझे गर्मी लगती थी, लगता था गर्मी हो गया, मैंने उसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। और मैं तो वैसे भी गर्मी में खेलता रहा हूँ क्रिकेट, सब गर्मी में खेलते हैं वगैरह वगैरह।
تو وہ لگتا ہے ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کسی بھی بڑی آزمائش کے لیے. اب وہ اسے سمجھتے ہیں کہ کھڑے رہیں گے تو ان کے پارٹنر سپورٹ بیس کھڑی رہے گی, یا جس طرح ہوتا ہے کہ ایک ٹیم میں ایک مطلب ایک جرت سے اور دلیری سے جس طرح ایک بنتا ہے کہ بھی اسے اسٹینڈ لیا جائے, کھڑا فیس کیا جائے وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں بظاہر ایسی لگ رہی ہیں. کوئی وہ پیچھے ہٹنے کا, پارٹی چھوڑنے کا, ملک کے باہر جانے کا کوئی ایسا اشارہ بظاہر تو نظر نہیں آ رہا. لیکن پاکستانی پالیٹکس ہے, یہاں کسی وقت چیزیں غیر متوقع انقلاباتی کھا سکتی ہیں, ابھی تک ایسے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے خاکوانی صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. عامر خاکوانی صاحب جو رائے ہمارے ساموں آئے بالکل جو رات بھی سوشل میڈیا تے انہوں نے خطاب جو تقریباً روز ہی ॻाल्हाईंदा आहिनि PTI जा चेयरमैन. उन्हनि चयो त हू फ़ौजी अदालतुनि खे बि मुंहुं ॾियण जे लाइ तयारु आहिनि. एतिरे ते उन्हनि दावा कयो त को वकील बि न कंदा, जेको कुझु थींदो उनखे हू मुंहुं ॾियण लाइ तयारु आहिनि. बहरहाल ईंदड़ वक़्त ई साबित कंदो त हू पंहिंजे इन बयान ते बि केतिरो बीहनि था, छाकाणि त माज़ी में उन्हनि जा जेके बयान आहिनि केतिरो उन्हनि ते हू बीठा आहिनि उहो बि सभिनी जे साम्हूं आहे. अॼु जो असांजो जेको प्रोग्राम आहे नाज़रीन उहो हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे. असांखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह निगहबान.